चाहूंगी, खासकर हमारे जो भील आदिवासी जगदीश भाई पांडोर को मैं याद करते हुए, उनके बलिदान को याद करते हुए उनको भी बहुत बहुत नमन करना चाहूंगी। चूंकि समुदाय के बीच में आदिवासी परिवार के कट्टर वक्ता होने के बाद, कार्यकर्ता होने के बाद उन्होंने जिस तरह का योगदान समुदाय को दिया था, और उस समुदाय उनके इस योगदान का नतीजा है कि हमारे इस क्षेत्र में जहां पे आज तक कोई भी जन जागरण जैसी चीजें नहीं हुई थी, उदयपुर की बात करें, कुंभलगढ़ की बात करें, तो उनके प्रयासों का नतीजा है, आदिवासी परिवार का नतीजा है कि आज यहाँ पे इतना जन जागरण बढ़ गया है कि आज यहाँ पे सरकारें डर रही है और आदिवासियों का जो भी शोषण कर रहे हैं वो भी आज डर रहे हैं। तो उनको मैं बहुत बहुत जोहार करना चाहूंगी। साथ ही साथ में आज के दिन में शायद किसी को पता नहीं है, कांकरे डोंगरी में जो कि आदिवासी हक अधिकार की बात थी, हमारे जो 1167 पदों पे नियुक्ति की बात थी, उसके लिए आंदोलन हुआ था, जहां पे सरकारें जो है आदिवासियों को आरक्षण नहीं दे रही है, सरकारी सुविधाओं का लाभ नहीं दे रही है। वहां पे आंदोलन के दौरान हमारे 2 भाई शहीद हो गए थे, तरुण जी आहारी और साहिल कलासुआ। तो ये दोनों मंदारे भाइयों को भी बहुत बहुत सचत नमन करते हुए उनको भी याद करना चाहूंगी। भाइयों, यहाँ पे आते के साथ में मुझे मालूम चला कि यहाँ राणा पुंजा जी की धरती पर राणा पुंजा के जो बेटे हैं उनके द्वारा लगाया गया बोर्ड को उखाड़ के फेंक दिया गया, और उस बोर्ड को फेंकने के बाद में यहाँ के जो हमारे भील आदिवासियों ने, उनकी संतानों ने दोबारा बोर्ड का निर्माण किया, वहां पे लगाया। तो मैं आप लोगों को ये बताना चाहती हूँ कि ये सारे जो हालात पैदा किए जाते हैं कि आदिवासी पुरखों का जो बोर्ड होता है या फिर उनकी मूर्ति होती है, वो असामाजिक तत्वों द्वारा क्यों तोड़ा जाता है। एक उदाहरण के तौर पर बताना चाहती हूँ अंडमान निकोबार की घटना का, जहाँ पे वहाँ के आदिवासियों की जमीनें सरकार द्वारा छीनी जा रही थी, कंपनी द्वारा छीनी जा रही थी। तो वहाँ के आदिवासियों को सलाह दिया गया कि हमारे धरती आबा बिरसा मुंडा की मूर्ति वहाँ पे लगा दो। उससे क्या हुआ कि वहाँ के आदिवासियों ने रातों रात वहाँ पे बिरसा मुंडा की मूर्ति को खड़ा कर दिया। तो प्रशासन आई बुलडोजर लेकर मूर्ति तोड़ने के लिए, लेकिन अब मूर्ति तोड़े कैसे, क्योंकि आदिवासियों की जो सेंटिमेंट है, उनका दिल का जो जुड़ाव है वो बिरसा मुंडा से जुड़ा हुआ है। तो उन्होंने पूछा कि ये आदमी कौन है, तो वहाँ के आदिवासियों ने बोला कि हमें क्या पता साहब, ये तो हमारा भगवान है, अपने आप धरती फाड़ के निकल के खड़ा हो गया है, और आप इस मूर्ति को हाथ लगाइएगा तो हमारे आदिवासी आपको नहीं छोड़ेंगे। तब जाके वहाँ के प्रशासन को डर हुआ कि अगर इनके भगवान को छुएंगे तो यहाँ के आदिवासी हम पर भी केस लगाएंगे, और तब जाके वहाँ पे जो जमीन का विस्थापन का मुद्दा था वो रुक गया। और यही कारण है कि आप जब भी अपने पुरखों का बोर्ड लगाते हैं, मूर्ति की स्थापना करते हैं, तो ये डरते हैं कि अगर ये बोर्ड और मूर्ति की स्थापना यहाँ पे हो गई तो हम आदिवासियों के जल जंगल जमीन और खनिज नहीं लूट पाएंगे, इसलिए वो मूर्ति को तोड़ने का काम करते हैं, बोर्ड हटाने का काम करते हैं, क्योंकि वो चाहते नहीं है कि आपको जल जंगल जमीन और खनिज के बारे में पता चले कि आदिवासी इस जल जंगल जमीन का मालिक कैसे है, ये बात पता नहीं चले। और आदिवासी समुदाय, देश के जो आदिवासी समुदाय जो है वो इस भारत देश का मूल मालिक है। ये मैं थोड़ी कह रही हूँ या आप थोड़ी कह रहे हैं, ये तो सुप्रीम कोर्ट जो कि ब्राह्मण देश थे, मर्दे कार्जुसर, उन्होंने कहा है कि 8% आदिवासी है जो भील है वो इस भारत देश के मूल मालिक है, और बाकी जो है बाहर है। तो फिर यहाँ पे आने के साथ में मुझे मालूम चला, जैसा कि सोशल मीडिया के जरिए भी मालूम चलता है कि
संरक्षण हो। उनको यहाँ पे व्यापार दिखता है, क्योंकि जब भी यहाँ पे आदिवासी समुदाय आता है, देखता है, बोलता है यहाँ की जंगल कितना सुंदर है, प्रकृति कितना सुंदर है। लेकिन जो बाहरी व्यापारी लोग यहाँ पे आते हैं, वो क्या देखते हैं? जब वो जंगल को देखते हैं, पहाड़ को देखते हैं, तो बोलते हैं वाह कितना ज्यादा पैसा यहाँ पे है। तो ये बाघ को बचाने के नाम पे उनको पैसा दिख रहा है। क्योंकि एक उदाहरण के तौर पे मैं बता रही हूँ, रीछ अभयारण्य का नाम का एक प्रोजेक्ट था रतनमहल में। गुजरात के रतनमहल में एक आदिवासियों का पहाड़ था, वहाँ पे रीछ अभयारण्य के नाम पे सरकारें जो है और वन विभाग जो है वो जंगल पे कब्जा करना चाह रही थी। तब जाके वहाँ के आदिवासियों को आपत्ति हुआ, क्योंकि रीछ अभयारण्य बना के केवल रीछ का संरक्षण की बात नहीं थी। वहाँ पे उन्होंने क्या किया था कि पूरा का पूरा क्षेत्र को बाउंड्री कर दिया था, और बाउंड्री करने के बाद में गेट में एंट्री फीस ले रहे थे, अंदर में टेंट सिटी बना के रखे थे, उसकी कमाई कर रहे थे। वहाँ पे रेस्टोरेंट बना के रखा था, उसकी कमाई कर रहे थे। तब जाके वहाँ के आदिवासियों ने क्या किया, हमारी जो पारंपरिक ग्राम सभा है, जिसको कहा जाता है न लोकसभा न विधानसभा, सबसे ऊंची ग्राम सभा, वो वाली ग्राम सभा उन्होंने खड़ी की, जो कि पहले से चलती आ रही थी। और उस गांव के कमेटी पटेल ने वहां पे जो वन विभाग के लोग बैठे हुए थे, उनसे पूछा कि ये जो रीछ अभयारण्य के नाम पे तुम ये पूरा जंगल कब्जा करके बैठे हो, जैसे आपके यहाँ पे टाइगर रिजर्व फॉरेस्ट के नाम पे कब्जा करना चाह रहे हैं। उन्होंने पूछा कि ये जंगल जो तुम बोल रहे हो ये किसके नाम पे? अगर तुम्हारे बाप के नाम पे है तो तुम्हारे बाप का दस्तावेज दिखाओ। तो ये सूचना का अधिकार के अधिनियम के तहत उन्होंने पूछा कि ये जंगल तुम्हारे बाप का है तो बाप का दस्तावेज दिखाओ। तब उन्होंने क्या बताया कि ये जो जंगल है, जैसे आपका यहाँ पर टाइगर रिजर्व फॉरेस्ट है, ठीक है, हमको क्या लगता है किसकी जमीन है? वन विभाग की जमीन है। वहाँ पे रीछ अभयारण्य के लोगों ने पूछा कि ये जो जंगल है ये किसके बाप का है, दस्तावेज दिखाओ। तब मालूम चलता है कि वो जो जंगल है 114 आदिवासियों के नाम पे थी। मतलब हमको क्या लगता है, हम अब ये बात सुन रहे थे, जो जमीन सरकारी है वो जमीन हमारी है, लेकिन जब बात आती है ये खाली पड़ी जमीन जो है, चरवाहा जमीन जो है, किसकी है? हम क्या बोलते हैं, किसकी जमीन है? सरकारी जमीन है। चारागाह की जमीन सरकारी जमीन है, खाली पड़ी जमीन सरकारी जमीन है। यहाँ पे हर व्यक्ति जो बैठा हुआ है उसको जो जमीन मिलती है किससे मिलती है? बाप के बाप के बाप के बाप से मिलती है। पूरे देश भर में आप कहीं भी जाइएगा, आदिवासियों को जो जमीन मिलती है वो बाप के बाप के बाप के बाप से मिलती है। हमारे यहाँ पे लड़कियों को जमीन में हिस्सा नहीं देते। क्यों नहीं देते? क्योंकि लड़की कल को गैर आदिवासी के पास में शादी कर ले तो जमीन भी गैर आदिवासी के पास में चली जाएगी। ये सोच के पुरखों ने ये नियम बनाया कि लड़कियों को जमीन में हिस्सा नहीं देना है, इसलिए बाप के बाप के बाप का नाम लिखा हुआ होता है। लेकिन आज हम अपनी जमीनें सरकारों को दे रहे हैं, गैर आदिवासियों को दे रहे हैं। तो ये जो खाली पड़ी जमीन हम जब बोलते हैं कि सरकार की जमीन है, तो सरकार की जमीन अगर है तो सरकार के बाप का नाम क्या है? अगर खाली पड़ी जमीन सरकार की जमीन है तो सरकार को बोलिए उसके बाप का नाम दिखाए, कभी नहीं दिखा पाएंगे। क्यों? क्योंकि ये जो जमीन है हमारे बाप दादाओं ने बसाया है। और ये खाली पड़ी जमीन सरकार के बाप की क्यों नहीं है? क्योंकि हर 5 साल में सरकार का बाप बदल जाता है। कभी भाजपा की सरकार होती है, कभी कांग्रेस की सरकार होती है, कभी कोई सरकार होती है, तो कोई भी एक बाप नहीं है। और हर व्यक्ति जो पैदा होता है उसका एक ही बाप है। तो जब ये बात आती है कि ये खाली पड़ी जमीन के बारे में हम बोलते हैं, जो जमीन सरकारी है वो जमीन हमारी है। और आपसे जब पूछा जाए कि ये आप जंगल की बात कर रहे हैं, टाइगर रिजर्व फॉरेस्ट की बात कर रहे हैं, ये जमीन आपकी कैसी है, ये जंगल आपकी कैसी है? और जब वन विभाग यहाँ पे बोलता है, सरकार बोलती है कि ये जंगल हमारा है, आपको उनसे सवाल करना होगा। सूचना का अधिकार के अधिनियम के तहत सवाल करना पड़ेगा क्या कि ये जंगल अगर तुम्हारा है तो तुम्हारे बाप का दस्तावेज दिखाओ। कभी नहीं दिखा पाएंगे। पर ये हमारे बाप का है, ये कैसे तय करिएगा आप? मतलब हमको लड़ने का तरीका नहीं मालूम है, हमको बात किसे करना है ये हमको पता नहीं है। हमको जब बात करनी होती है, अपने हक अधिकार की बात करनी होती है, हम किससे लड़ने जाते हैं?
हम लड़ने जाते हैं नेता मंत्री सांसद विधायक के साथ में, गलत बात है। हमको लड़ना किससे है? नेता मंत्री सांसद विधायक से लड़ने जाते हैं, वो आप पे केस लगाते हैं, आपको मारने की साजिश करते हैं। उनसे लड़ने के लिए भी तरीका है। अभी आपका बाप आ रहा है, उसमें भी आपके सांसद विधायक जाएंगे, उसके द्वारा उससे लड़ना है। आप उनसे नहीं लड़ेंगे। और आपको जब भी बात करनी हो, अपनी जल जंगल जमीन खनिज बचानी हो, तो लड़ाई कैसे लड़ना है? आपको 4 लोगों से बात करना है। मैं आपको बता दूं कि आदिवासियों के सिर्फ और सिर्फ 4 माई बाप है। कौन कौन? राष्ट्रपति, राज्यपाल, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग और कलेक्टर महोदय। कलेक्टर महोदय कैसे है? कभी भी नरेंद्र मोदी जी को अगर यहाँ पे जमीन लेनी है, ये जंगल लेना है, वो किसके पास में आएगा? वो कलेक्टर के मार्फत लेंगे। क्यों? क्योंकि आपके राजस्थान काश्तकारी अधिनियम में ये बात लिखा हुआ है कि एसटी की जमीन सिर्फ और सिर्फ एसटी को ही बिकेगी। मतलब आदिवासी की जमीन आदिवासी को ही बिकेगी। अगर यहाँ पे गैर आदिवासियों की भी जमीन है, वो भी बिकेगी, तो सिर्फ और सिर्फ आदिवासियों को ही बिकेगी। मतलब एसटी की जमीन जो एसटी को बिकेगी और एससी की जमीन यहाँ पे है, वो भी एससी को ही बिकेगी। और बिना कलेक्टर की पूर्व मंजूरी के कोई भी जमीन यहाँ पे किसी को नहीं बिकेगी। चाहे वो नरेंद्र मोदी की सरकार हो, चाहे वो अशोक गहलोत की सरकार हो, या कोई कंपनी हो, या फिर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट हो, जिसको भी जमीन चाहिए वो किसके पास में आएंगे? कलेक्टर महोदय के पास में। और कलेक्टर महोदय को जब जमीन लेनी है तो वो किसके पास में आएंगे? आपके पास में आएंगे। किसके पास में? आदिवासियों की जो ग्राम सभा है, इसके पास में आएंगे। तो बड़ा कौन है? नरेंद्र मोदी की सरकार बड़ी है या आपकी सरकार बड़ी है? आपकी सरकार बड़ी है, आदिवासियों की सरकार बड़ी है। नरेंद्र मोदी जी की सरकार को भी जमीन चाहिए, वो कलेक्टर महोदय के पास में आती है। राज्य सरकार को भी जमीन चाहिए, वो कलेक्टर महोदय के पास में आते हैं। और कलेक्टर महोदय को जब जमीन चाहिए तो वो आदिवासियों के ग्राम सभा के पास में आते हैं। तो पावर किसके पास में है? आदिवासी के पास में पावर है। इसी बात को सुप्रीम कोर्ट ने कहा। क्या कहा? न लोकसभा न विधानसभा, सबसे ऊंची ग्राम सभा। कब कहा? आपका नीलगिरी पहाड़ी जो कि उड़ीसा में है, वहां पे ये जजमेंट आया। क्यों आया है? ऐसे ही एक पहाड़ था, यहाँ पे इतने सुंदर सुंदर पहाड़ दिख रहे हैं, ठीक है? इस पहाड़ी पे ऐसे ही एक पहाड़ था, वहां पे बॉक्साइट नाम का खनिज था। आपको समझना पड़ेगा कि आपके जल जंगल जमीन खनिज पे सरकार जो है, गैर आदिवासी जो है, वो नजर क्यों डालते हैं? क्योंकि यहाँ पे बहुत पैसा है। इस जमीन के अंदर में बहुत सारे खनिज है। और ये खनिज किनका है? ये सारा खनिज यहाँ जिसकी जमीन है उसका खनिज है। ये बात मैं नहीं कह रही हूँ, ये सबसे बड़ा कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट। उसने कहा R.M. लोढ़ा जजमेंट में, क्या कहा? जिसकी जमीन उसका खनिज। मतलब आदिवासियों की जमीन तो आदिवासियों का खनिज। उड़ीसा में नीलगिरी पहाड़ी पे बॉक्साइट नाम का खनिज था, तो वेदांता कंपनी को उसकी नजर लगी। और नजर लगी तो वहां पे खनन करना वो चाह रहा था। तो वहां के खुद आदिवासियों को दिक्कत हुआ और उन्होंने आपत्ति जताई। क्या बोला? कि यहाँ पे हमारे देवता बसते हैं। क्योंकि आदिवासी समुदाय के जो भी भगवान रहते हैं, देवता रहते हैं, पुरखे रहते हैं, वो इन्हीं पहाड़ों में बसते हैं। वैसे ही कौन आदिवासियों के जो भगवान थे वो उस पहाड़ में बसते थे। तब जाके उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से, वहां पे सुप्रीम कोर्ट को भी इस बात की जानकारी दी, केस डाला। तब जाके सुप्रीम कोर्ट के 3 जज वहां पे गांव में आए उड़ीसा में, और उन्होंने क्या बोला कि सुप्रीम कोर्ट ने पूछा, ऐसे ही आदिवासियों के 21 गांव थे और 21 गांव से उन्होंने पूछा कि क्या आप अपनी जमीन को वेदांता कंपनी को देना चाहते हैं? तो 21 ग्राम सभा ने साफ साफ मना किया, हम अपनी जमीन को किसी कंपनी को और किसी सरकार को नहीं देंगे। और तब जाके ये निर्णय आया। सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला? मैं आदिवासियों के रूढ़िगत ग्राम सभा के खिलाफ में नहीं जाऊंगा। और तब जाके ये निर्णय आया, न लोकसभा न विधानसभा, सबसे ऊंची ग्राम सभा।
तो नरेंद्र मोदी सरकार को भी जमीन चाहिए, वो सबसे पहले कलेक्टर के पास में आएंगे, कलेक्टर आपके पास में आएगा, आपके ग्राम सभा के पास में आएगा। हम ये बात बोलते हैं जल जंगल जमीन खनिज हमारा है। ये बात जब भी हम मंच पे आते हैं हम यही बात बोलते हैं कि जल जंगल जमीन खनिज हमारा है। लेकिन कोई आपसे पूछे कि ये जल जंगल जमीन और खनिज आपका कैसे है, कोई बता नहीं पाते हैं। तो हमको ये बताना पड़ेगा कि ये जल जंगल जमीन खनिज हमारा कैसे है। जब यहाँ पे कोई नहीं था, जब अंग्रेज नहीं थे, कोई तुर्क नहीं थे, कोई मुगल नहीं थे, कोई अफगान नहीं थे, उस समय यहाँ पे कौन था? आदिवासी था, हमारे बाप दादा थे, वो रहते थे। और जब वो रहते थे उन्होंने यहाँ पे गांव बसाया, गांव का सीमाना तय किया। और गांव का सीमाना तय करने के बाद में ये पहाड़ देखे, बोले कि इन पहाड़ों पे हमारे जो वंश आने वाले वंश होंगे, इन पहाड़ों पे जो जंगल है वहां पे जाके लकड़ियां तोड़ेंगे और वहां से सामान लाएंगे, जो पौधे हैं फूल है वो लेके आएंगे। खाली पड़ी जमीन देखी, चरवाहा जमीन जिसको बोलते हैं गोचर जमीन। अभी भी गोचर जमीन का बहुत सारा मुद्दा आया है कि वहां से आदिवासियों को भगा दिया गया और गैर आदिवासी वहां पे कब्जा करके रह रहे हैं। तो ये गोचर जमीन हमारी कैसी है ये आपको जानना पड़ेगा। तो हमारे पुरखों ने बोला कि ये गोचर जमीन पे हमारे जो पशु है वो चरेंगे, नदी देखा, यहाँ से हमारे जो वंश है यहाँ से पानी पिएंगे, सारा कुछ देखा। और तब जाके गांव का सीमाना तय करके जो हमारे पहले पुरखे थे उनका शीराबासी इस गांव में गड़ा रहता है। और इसी हमारे शीराबासी ने आदिवासियों की जमीन बचाई थी। कहाँ पे? कोयल कारो डैम के माध्यम से